हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्फेरिकल स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है वास्तविक संख्या। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो इसके बारे में आज हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर दो चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये क्लास देखेंगे तो आपको इसका जितना भी कॉन्सेप्ट हो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम संख्या की बात कर लेते हैं। संख्या आखिर क्या होती है? संख्या। उसके बाद में वास्तविक संख्या, फिर सम्मिश्र संख्या और परिमेय अपरिमेय संख्या भी देखेंगे, और इनके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है ये सब भी देखेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि संख्या आखिर क्या होती है। संख्या संख्या दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट होता है इसका परिमेय संख्या और एक पार्ट होता है इसका अपरिमेय संख्या। नहीं, मतलब एक पार्ट होता है वास्तविक संख्या और एक पार्ट होता है काल्पनिक या सम्मिश्र संख्या। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरी हो जाएगी हमारी सम्मिश्र संख्या। तो आपको अभी तक बस सिर्फ वास्तविक संख्या में के बारे में जानना है, क्योंकि सम्मिश्र संख्या आप जब 11th में आ जाएंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करेंगे तो उसमें सम्मिश्र संख्या का चैप्टर है, और 11th में चैप्टर है सम्मिश्र संख्या में द्विघाती समीकरण। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? आपने आज तक जितने भी नंबर्स देखे हैं, यानी आपने अभी तक जितनी भी संख्याएं देखी है, चाहे वो 1 हो, चाहे -1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे माइनस प्लस कोई भी संख्या हो, वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। और वास्तविक संख्या के कितने पार्ट होते हैं? वास्तविक संख्या भी दो पार्ट में बटी होती है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जो p बटे q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके। जैसे हो गया 3/4, 5/4, 2। तो आप सोचेंगे कि ये जो दो संख्या है ये तो अंश बटे हर के रूप में लिखी नहीं है, फिर कैसे हो जाएगी परिमेय संख्या? अब देखो, जिसके हर में कुछ नहीं होता है उसके हर में 1 होता है, यानी 2 के बटे में 1 होता है। कहा भी गया है जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1 होता है। वैसे ही जिसका हर कोई नहीं उसका हर 1 होता है। और अपरिमेय में कौन कौन सी संख्या आएगी? अपरिमेय में जैसे हो गया √2, √3, और क्या √4 भी आएगा? नहीं, √4 नहीं आएगा, क्योंकि √4 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये 2 के रूप में आता है। तो 2 को हम अंश बटे हर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो हमारे अगले टॉपिक में ये है, एक सूत्र बता दूं मैं आपको। वो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब HCF इंटू LCM। HCF का मतलब मासा और LCM का मतलब लासा, बराबर में होता है किसके? जितनी भी संख्याएं दी हो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ओके, अब इसका मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे। मतलब जैसे हमारे सामने कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लो A और B, ये कोई दो संख्याएं हमें दी गई हैं। तो A और B का जो लासा और मासा निकलेगा, लासा और मासा जो भी निकलेगा उनका गुणा कर दोगे और A और B की गुणा कर दोगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अभी इसके आगे कुछ सवाल भी हैं, उसमें हमें सिद्ध करना है कि पहले लासा और मासा निकालना है संख्याओं का, और फिर हमको जांच करनी है कि ये दोनों का लासा और मासा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो ये आपको
सूत्र समझ में आ गया? रुको एक बार और समझा देता हूँ, हो सकता है किसी को न समझ में आया हो। मतलब जैसे ए और बी कोई दो संख्याएं दी गई हैं, तो इसका लासा पहले निकालो। मान लो हम लासा x निकाल रहे हैं, और फिर मासा निकालो। मान लो हम मासा y निकाल रहे हैं, फिर गुणा कर दो इनकी गुणा करने के बराबर a और b की गुणा कर दो। मतलब इन दोनों की संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इसमें हमको मासा ज्ञात करना है। हमको बताया गया है कि 182 और 78 का HCF ज्ञात करो। तो फिर देखते हैं, ज्ञात करते हैं कैसे ज्ञात होगा भाई। 178 और 182 और 78 का HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले इनका गुणनखंड करना पड़ेगा हमको। गुणनखंड करिए 182 का, तो हमने 182 का गुणनखंड कर लिया है। तो 182 को सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा 91, और फिर 7 से करेंगे तो हो जाएगा 13, और फिर 13 से करेंगे तो हो जाएगा 1। अब इसके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 182 यहाँ पर लिखिए सबसे पहले, 182 यहाँ पर लिखो। इसके गुणनखंड इनको गुणे के रूप में लिखना है। 2 गुणे 7 गुणे 13, ये इसके गुणनखंड हो गए 182 के। अब हमें गुणनखंड करना है 78 का। अब 78 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने 78 के भी गुणनखंड कर लिए हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो 36 आया, फिर 2 से किया तो 18 आया, फिर 2 से किया तो 9 आया, फिर 3 से किया तो 3 आया, फिर 3 से किया तो 1 आया। अब इसके भी गुणनखंड लिख लेते हैं 78 के। 78 के गुणनखंड 78 के बराबर में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 78। सबसे पहले है 2, 2 लिखेंगे, फिर 2 है, 2 लिखेंगे, फिर 2 है, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 है, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 है, फिर 3 लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है इसमें कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए इसमें जो कॉमन मिल रहा है हमको वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखो HCF। HCF मतलब मासा। जो इसमें कॉमन है उसको गुणे के रूप में लिखो। देखो ये 2 कॉमन है यहाँ पर, 1 मिनट, ये 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला 2, तो यहाँ पर 2 लिख लो एक बार, ठीक है। और इससे कुछ कॉमन है? सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा जो गुणनखंड है वो गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पर जो 78 का गुणनखंड करें तो यहाँ पर 39 आएगा, 36 नहीं आएगा। तो फिर से गुणनखंड कर लेते हैं हम थोड़ा, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 39, 39, ये होगा 39। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे, और ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसको 13 से डिवाइड कर लेंगे कि और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे हम 78 के। 1 मिनट, 78 के गुणनखंड लिखते हैं। 2 है गुणनखंड में, तो 2 गुणे 3 है, 3 गुणे 13 है 13। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर जो इसमें कॉमन है उसको गुणे के रूप में लिख लो। 2 कॉमन है, 2 गुणे के रूप में लिखो। 2 गुणे और के कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 को लिख लो 13। तो हमारा HCF आ गया 26, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। ओके। और अगर इसमें कहता है कि एलसीएम निकालो इसका, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते, अभी बता रहे हैं एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए जो इसमें कॉमन है,
जैसे एलसीएम में इसमें देखो 2 कॉमन मिला था तो 2 लिख देते, 13 कॉमन मिला था 13 लिख लिए। अब फिर गुणे का चिन्ह लगाओ, ऐसे जो जो बचा है, देखो यहाँ पे 7 बचा है 7 लिख लो, और यहाँ पर 3 बचा है 3 लिख लो, बस इसी गुणा कर दो, यही हो गया एलसीएम। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों तो चैनल को एक लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है किस संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो हमको इसमें पहले इसका गुणनखंड करना है, फिर घातें लिखनी, फिर घातों को जोड़ देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। तो 144 का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो हमने गुणनखंड कर लिया है। देखो 144 जो है, 144 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 36 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। बस यही हो जाएगा गुणनखंड। अब इसकी घात निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखो 144, इसके जितने भी गुणनखंड है उनको लिख लो पहले। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 3,